दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी राजनीतिक बिसात जिससे आप खुद को अलग कर नहीं सकते हैं और यह सोच भी नहीं सकते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ साथ अलग अलग राज्यों में होने वाले उपचुनाव भारत की राजनीति को तय करने वाले हैं कि आने वाले वक्त में इस देश में कौन सी राजनीति बचेगी। यह सवाल आपके लिए आज मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिस तर्ज पर कांग्रेस ने पूरी बिसात बिछाई है और अभी तक जो सवाल बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का देते हुए इस देश के छत्रपों को यह पाठ पढ़ाती चली आई कि उनकी राजनीति को तो कांग्रेस ने हड़प लिया, पहली बार उसके ठीक उलट की परिस्थितियां कांग्रेस ने बीजेपी के सामने खड़ी कर दी है। यानी मोदी शाह की समूची राजनीति जो अभी तक इसी में सिमटी हुई थी कि इस देश में जो कांग्रेस का वोट बैंक है, अगर वो उसके पास नहीं आता है तो इस देश के वो छत्रप जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, उनके हिस्से में चला जाए, जिससे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस खत्म हो जाए। लेकिन इस चुनाव की बिसात वाकई एक बेहतरीन तरीके से रची गई है। जरा कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र में बीते 3 दशकों से हिंदुत्व वोट बैंक शिवसेना और बीजेपी के बीच ही फंसा रहा, या कहें उसी के बीच साथ में बंटता रहा। कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद पवार उस जगह पर सेंध लगा नहीं पाए। तो महाराष्ट्र की बिसात बहुत साफ तौर पर कहती है कि जहां जहां हिंदुत्व का सवाल आपस में टकराएगा, वहां पर हिंदूवादी पार्टियां जो खुद को कहती हैं वही आपस में टकराएगी। यानी राज्य की तकरीबन 75 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे बीजेपी और शिवसेना इससे पहले के तमाम चुनाव में जीतती चली आई। उन 75 सीटों में से लगभग 65 सीटों पर टकरा जो रहे हैं, उसमें एक तरफ एकनाथ शिंदे बीजेपी और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। यानी वोटरों को तय करना है कि हिंदूवादी पार्टी के आसरे महाराष्ट्र की 65 सीटों पर वो कैसा फैसला देती है। उसमें ना तो एनसीपी है और ना कांग्रेस है। यानी हिंदुत्व वोट बैंक को लेकर जो सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को तोड़ने के बाद एक काट के तौर पर बीजेपी ने खड़ा किया, असल परीक्षा उसकी होनी चाहिए। कांग्रेस ने इसीलिए महाराष्ट्र के भीतर सबको एक बराबर लाकर खड़ा कर दिया। यानी 85-85 सीट का मतलब बहुत साफ है। उद्धव ठाकरे या शिवसेना कल तक जो यह मानकर चलती थी कि उसकी राजनीतिक परिस्थितियां राज्य में सबसे बड़े छत्रप के तौर पर है, और शरद पवार राजनीतिक तौर पर खुद को सबसे मजबूत स्तंभ के तौर पर देखते थे, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे तीनों एक बराबर में इस तर्ज पर आकर खड़े हुए हैं, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में 4 मुद्दे, अगर एक हिंदुत्व का मुद्दा है तो दूसरा मुद्दा हिंदुत्व के इलाके में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों का भी है, और अल्पसंख्यकों के साथ जुड़ा हुआ दलित वोट बैंक भी है। और तकरीबन 65 सीटें और ऐसी है जहां पर ओबीसी का प्रभाव है, और उस सीटों पर 54 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने खड़ी है। यानी यह एक नई परिस्थिति है जिसमें 20 सीटों पर शरद पवार और बीजेपी के बीच ओबीसी वोट को लेकर फैसले होने हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी का टकराव है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति को जिन 4 हिस्सों में अगर आप बांट रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व का सवाल हो, ओबीसी का सवाल हो, मुस्लिम और दलित वोट बैंक का सवाल हो, और मराठा रिजर्वेशन के मद्देनजर क्या ओबीसी मराठाओं के खिलाफ खड़ा हो जाएगा वोट के ध्रुवीकरण को लेकर, या फिर मराठा राजनीति बिल्कुल नए सिरे से ओबीसी को भी इस दिशा में ले जाएगी कि उसकी अपनी राजनीति उसको कोई लाभ राज्य में दे नहीं पाई, तो ऐसे में परिवर्तन की दिशा में उसे बढ़ना चाहिए। इसकी सोच दिल्ली ने कभी की नहीं होगी, क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति में इस राजनीतिक मिजाज को आप समझना शुरू करते हैं तो महाराष्ट्र के ठीक समानांतर आपको उत्तर प्रदेश को भी देखना होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, वहां पर सामने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी और दूसरी तरफ बीजेपी है। दोनों के बीच ही सीधा मुकाबला है, यानी फैसला पीडीए का भी होना है। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये वोट बैंक कांग्रेस के चुनाव ना लड़ने की परिस्थिति में क्या अपने वोट का ट्रांसफर अखिलेश यादव के साथ करते हुए बीजेपी को पराजित कर देगा? और अगर यह कर देगा तो 2027 का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। लेकिन अगर यह परिस्थिति है तो फिर कांग्रेस एक नई राजनीतिक रास्ते को बनाए रखना चाहती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीति को उसने संभाला और सजाया है। और उसके पीछे
जो सोच है उसका जिक्र जरूर होगा, लेकिन इसके ठीक समानांतर आप आदिवासियों के वोट बैंक में वनवासी या आदिवासी, इसके बीच अगर झारखंड में खड़े होंगे तो झारखंड का मैसेज आदिवासियों को लेकर बहुत साफ है। वहां पर भी कांग्रेस कॉरपोरेट का विरोध करते हुए आदिवासियों की जमीन पर दखल देने के सवाल को हेमंत सोरेन के जरिए उठा रही है। यानी वो चाहे कन्हान का इलाका हो, चाहे संथाल परगना का इलाका हो, जहां पर वर्चस्व रहा है हेमंत सोरेन का या कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यानी कांग्रेस ने कमोवेश हर उस मुद्दे से खुद को अलग करके छत्रपों को सामने बीजेपी के खड़ा कर दिया है। और बीजेपी अभी तक जिस राजनीति को साधने में मशगूल थी या फिर वह उसी के भीतर लगातार समाई हुई थी, उसमें उसका टारगेट कांग्रेस थी। और कांग्रेस ने बहुत सलीके के साथ, बड़ा दिल दिखाते हुए कहें या फिर राजनीतिक शहमात के इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन से जुड़े छत्रपों को ही सामने करके बीजेपी को सीधी चुनौती यह कहकर दी है कि छत्रपों के पीछे तो कांग्रेस खड़ी है। तो क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पीछे बीजेपी खड़ी है? यही वो सवाल है जो शायद इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान एनसीपी और शिवसेना से टूटकर सत्ता बनाने के लिए निकले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के सामने है। और दूसरी तरफ बीजेपी यह मानकर चल रही है कि वह 100 का आंकड़ा जरूर पार कर लेगी, लेकिन एक दूसरी परिस्थितियों ने कम से कम टिकटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन, जो अपने अपने तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर जिन नामों का ऐलान किया है, अगर उसमें आप विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा का इलाका हो और पश्चिमी महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई और कोंकण के इलाके को भी अगर आप परखना शुरू करेंगे तो वहां पर 3 सवाल आपके सामने बहुत साफ होंगे। और यह चुनाव शायद उसी के लिए परीक्षण भी है। किसानों का सवाल, यह मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में किसान कहां पर खड़ा है? बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का सवाल, दलित और दलितों के साथ साथ संघर्ष करने वाली जो समुदाय अलग अलग महाराष्ट्र के हिस्सों में सक्रिय हुई, वह किसके साथ खड़ा है? और खास तौर से महाराष्ट्र की इकोनॉमी में पहली बार खुले तौर पर रेवड़ियों को बांटने की जिन परिस्थितियों को ठीक चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने खड़ा किया, वो लाडली बहना हो या बेरोजगारों को भत्ता देना हो, वहां से जुड़ी हुई तकरीबन 45 सीटें प्रभावित करती है महाराष्ट्र की राजनीति को। सीधे तौर पर यह एकजुट हो जाए तो फिर एकनाथ शिंदे की बल्ले बल्ले हो सकती है। लेकिन यहां मुश्किल यह है कि इन सीटों पर हिंदुत्व का सवाल बीते 6 चुनाव में लगातार रेंगता रहा है, 90 के दशक से। तो क्या एक झटके में जिस राजनीति को लगातार 5-6 चुनाव में मथा गया, वह इस चुनाव में बदल जाएगा? कांग्रेस इसे भी परखना चाहती है और इसी परखने की परिस्थिति ने दिल्ली के माथे पर शिकन ला दी है, क्योंकि सवाल इस बार चुनाव के परिणामों से हटकर उस राजनीति को भी पाटने और समझने का है जिस राजनीतिक जमीन पर बीजेपी ने खुद को मजबूत किया, संघ को सक्रिय होने को कहा और अपने इर्द गिर्द के तमाम कद्दावर नेताओं को दिल्ली ने खत्म कर दिया। उसमें एक नाम आप नितिन गडकरी का ले सकते हैं, लेकिन नितिन गडकरी की मौजूदगी नागपुर क्षेत्र में भी देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल पैदा करती है। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी के भीतर की वह फोर्सेस या वह ताकतें जो राजनीतिक तौर पर रूठी रही, वो पहली बार राजनीतिक तौर पर सक्रिय है? और बीजेपी के लिए यह दूसरा मुश्किल सवाल है कि एक तरफ पारंपरिक राजनीति को कांग्रेस ने पलटा, छत्रपों को कांग्रेस ने सामने किया, जो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग वोट बैंक काम कर रहे थे, वहां पर सीटों के लिहाज से उम्मीदवारों का चयन और टिकटों का बंटवारा महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार इंडिया गठबंधन के बीच इस तर्ज पे हुआ कि बीजेपी तो यह मानकर चल ही नहीं रही थी कि अगर वह 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो उसको 100 से कम सीट मिलेगी। लेकिन बीजेपी का कोर वोटर सिर्फ 35 से 50 सीट के बीच अटका हुआ है। वो इलाका चाहे मुंबई का हो, वो इलाका चाहे ठाणे और कल्याण का हो, वह इलाका चाहे नॉर्थ यानी उत्तर महाराष्ट्र का हो, इन जगहों के आसरे क्या वाकई बीजेपी 35 और 50 के बीच की परिस्थितियों को भी साध पाएगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसमें बीजेपी का कोई चेहरा राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति इसके ठीक उलट, वहां पर चेहरा योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा है कि योगी आदित्यनाथ ही पीडीए से टकराते हुए दिखाई देंगे, वहां मोदी शाह की राजनीति धूमिल पड़ती हुई दिखाई देगी।
पहला मैसेज, पहली बार बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति का संकट उभर कर सामने आया है। पहली बार बीजेपी जिस राजनीति को राजनीतिक दलों को तोड़कर अपने अनुकूल करती रही, संकट उसके सामने नजर आया है। और पहली बार बीजेपी के भीतर के अंतर्विरोध खुलकर इस चुनाव में राजनीति करने को तैयार भी हैं और राजनीतिक शहमात देने की परिस्थितियों से आगे निकलना भी चाहते हैं। इसीलिए अब 3 बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, महाराष्ट्र में कॉरपोरेट की मौजूदगी, महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे को चेहरे के तौर पर लाना और फिर चेहरे के तौर पर खारिज कर देना। महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी सरीके एक बड़े चेहरे और उनसे जुड़े हुए बीजेपी के वह चेहरे जो देवेंद्र फडणवीस के साथ राजनीति नहीं साध पाए या दिल्ली ने उन्हें साधने नहीं दिया, अलग अलग सीटों पर जिन उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कहा है, वहां पर तकरीबन 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के भीतर के कंट्राडिक्शंस या वहां के अपने अंतर्विरोध खुलकर सामने आ रहे हैं। और इसी राजनीति को बहुत बारीकी से पहली बार कांग्रेस ने जब अध्ययन किया या कहें उसे परखने की कोशिश की, और जो संवाद हुआ, अंदरूनी बातचीत जो हुई, उसमें मैसेज यही था कि क्या आपको भविष्य की राजनीति को साधते हुए यह चुनाव जीतना है या इस चुनाव को जीतते हुए भविष्य की राजनीति में फिर से दोबारा मोदी और शाह को जगह दे देनी है। यही वो परिस्थिति थी जहां पर 85 सीटों के जरिए मैसेज बहुत साफ देने की कोशिश इस आधार पे की गई कि दरअसल यह चुनाव इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच एक बराबरी का है, यानी कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, सभी एक बराबर हैं। शरद पवार मानकर चल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 60, 65, 67 सीट तक मिलेगी, लेकिन वह 85 सीटों पर लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे मानकर चल रहे थे कि वह कम से कम 100 सीटों पर तो जरूर लड़ेंगे, वह 85 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस मानकर चल रही थी कि वह 100 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2024 के चुनाव परिणाम ने मैसेज दे दिया, लेकिन वह भी 85 सीटों पर लड़ रही है। जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, उन सभी को साथ लाकर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए या बीजेपी के सामने स्थानीय नेता, क्षत्रप जो महाराष्ट्र की राजनीति में माहिर हैं, उनको सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है, क्या यह चुनाव क्षत्रपों के अस्तित्व की लड़ाई का भी है? ध्यान दीजिए अगर इसकी बारीकी को, तो पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन के आश्रय मौजूद तो है, लेकिन उस मौजूदगी में उसकी सीधी लड़ाई बीजेपी से नहीं हो रही है। वो इंडिया गठबंधन टकरा रहा है, यानी वोटों का ट्रांसफर आपस में, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे एनसीपी हो और कांग्रेस हो, इनका आपस में वोटों का ट्रांसफर इस तर्ज पे हो कि सभी बराबर हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की मुश्किल यह है कि उसने खुद को इतना बड़ा बना लिया महाराष्ट्र की राजनीति में कि एकनाथ शिंदे की पार्टी या अजीत पवार का खुद का होना और उनसे जुड़े हुए तमाम अंतर्विरोध, वो हिंदुत्व के नाम पर हो, वो सेकुलरिज्म के नाम पर हो, अजीत पवार के मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करने को लेकर हो, उनके अपने करप्शन को लेकर हो, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया के भीतर में पहली बार आमने सामने की परिस्थिति वोटों के ट्रांसफर के साथ इंडिया गठबंधन में बराबरी के रूप में कैसे जुड़ जाए और यह मैसेज चला जाए महाराष्ट्र की राजनीति में कि सामने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं, बीजेपी लड़ रही है। यानी मूल महाराष्ट्र की राजनीति का पहली बार यह है कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है या उनसे जुड़े हुआ वोट बैंक है, और उसमें एकनाथ शिंदे की राजनीति यात्रा जो शिवसेना से टूटने के बाद बतौर मुख्यमंत्री, उसमें अजीत पवार की राजनीति जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन और बार बार पार्टी के भीतर रूठना, मनाना, तोड़ना, तमाम परिस्थितियों को लेकर साथ चलना। लड़ाई किसके साथ है? बीजेपी को लेकर है। यह राजनीति दिल्ली को परेशान कर रही है और मोदी शाह के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि अभी तक जिस वोट बैंक के आश्रय उनकी अपनी सोशल इंजीनियरिंग चलती रही, जिस ऑपरेशन लोटस के जरिए उसने तमाम क्षत्रपों की राजनीति को खत्म कर दिया, अब वही राजनीति बीजेपी के गले की फांस बन गई है। और दूसरी तरफ क्षत्रपों के सामने पहली बार यह खुली चुनौती है कि अगर आप बीजेपी को हरा सकते हैं तो कांग्रेस आपके पीछे खड़ी है। यानी कांग्रेस के 2 मैसेज निकलकर इसमें साफ तौर पर आए, दिल बड़ा है, क्षत्रपों के साथ खड़े हैं। और इन दोनों मैसेज ने
छत्रपों के सामने यह चुनौती भी खड़ी कर दी कि कल वो किसी को दोष ना दें। लेकिन दूसरी स्थिति यह भी है कि जीत के बाद वह कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है, लेकिन बीजेपी की समूची राजनीति हार गई। यह मैसेज अपने आप में इतना बड़ा हो गया है कि इस विधानसभा चुनाव में अब अगर अलग अलग राज्यों की सीटों का आप परीक्षण कर लें, झारखंड के भीतर 35 सीटें सीधे तौर पर दलितों और आदिवासियों के बीच। दलित यहां पर बहुत कम है 35 सीटों में। दलितों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दलितों के साथ पिछड़ा तबका, एक छोटा सा हिस्सा जो राजनीतिक तौर पर झारखंड में पहली बार बीजेपी के आने के बाद से सक्रिय हुआ, जिसमें उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया कि बड़ी तादाद में घुसपैठिए आ गए हैं और आदिवासी यहां पर कम हो रहे हैं। यानी 35 सीटें ऐसी है जिसमें हेमंत सोरेन और बीजेपी को सीधे तौर पर आदिवासियों के सवाल पर, घुसपैठ के सवाल पर, दलित और ओबीसी के सवाल पर सीधे तौर पर आमने सामने बीजेपी के खड़े होकर चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत साफ है, अखिलेश यादव और सामने योगी आदित्यनाथ। और इस राजनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस राजनीति को साधने वाले अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा है जो 2027 का रास्ता तय करेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में विदर्भ और मराठवाड़ा, जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नजर आया, और यह भी एक सच है कि पारंपरिक तौर पर इन दोनों जगहों पर, खास तौर से विदर्भ में तो कांग्रेस का वर्चस्व शुरू से रहा है। मराठवाड़ा की राजनीति में जब अयोध्या का आंदोलन 90 के दशक में शुरू हुआ और फिर 10 बरस के बाद वहां पर एआईएमआईएम की एंट्री होती है, उस राजनीति ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध जरूर लगाई, लेकिन लोकसभा चुनाव ने फिर से यह मैसेज दे दिया, उसके चुनाव परिणामों ने यह मैसेज दे दिया, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। इसीलिए जो 43-46 सीटें हैं मराठवाड़ा के भीतर की, वहां पर 22 सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस इस मैसेज के साथ खड़ी है कि बीजेपी सामने है। और विदर्भ की 62 सीटों में से लगभग 47 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी जहां पर टकरा रही है, वहां पर सवाल किसानों का है, संविधान का है, दलितों का है। और ये मुश्किल हालात अलग अलग जगहों पर राजनीति बीजेपी को साधनी है, यानी पूरे महाराष्ट्र को उसको 4 हिस्सों में देखना ही होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं का प्रभाव क्या इस रूप में सामने आ सकता है, चाहे वह मोदी शाह की रैली के जरिए क्यों ना हो? संभव नहीं है, क्योंकि माइनस एकनाथ माइनस अजीत पवार पश्चिम महाराष्ट्र और हिंदू वोट बैंक वाले क्षेत्र के भीतर बीजेपी की मौजूदगी अकेले उसे कमजोर करती है। और यह मैसेज पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में टिकटों के वितरण और टिकटों के जरिए उम्मीदवारों के चयन के तौर पर जो निकल कर आ रहा है, वो चौंकाने वाला सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी को इस बार कम से कम 6 पॉलिटिकल पार्टियों से टकराना है, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिसमें अजीत पवार है, और जिसमें वंचित समाज या शेतकारी संगठन का भी एक हिस्से को आप जोड़ लीजिए। तो बीजेपी की पूरी राजनीति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कैसे चल पाएगी, क्योंकि जो चेहरा है वो अब चेहरा नहीं है, जो सत्ता बनाने के तरीके थे वो अब खारिज हो गए हैं। अपने बूते बीजेपी के पास चेहरा देवेंद्र फडणवीस का है, जो कि उस सोशल इंजीनियरिंग में फिट ही नहीं बैठ रहे हैं। जो कद्दावर नेता थे उनको गायब कर दिया गया है, और शायद यही वो वजह है जिसमें सीधे तौर पर अगर आखिरी बात यह कही जाए कि महाराष्ट्र की में 288 सीटों में से लगभग 115 सीटों पर डिब्बा गोल नजर आ रहा है बीजेपी की उस राजनीति का, जिसको साधने के लिए उसने बीते 2 बरस में क्या कुछ नहीं किया। यह मुश्किल और यह अग्नि परीक्षा बीजेपी के सामने पहली बार आकर खड़ी हो गई है। और इस बिसात के पीछे मास्टरमाइंड कौन होगा या नहीं होगा, यह दूर की गोटी मत समझिए। राहुल गांधी ने अपने तौर पर इस सोच को आगे बढ़ा दिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के सामने बीजेपी की ही राजनीति को खड़ा कर डालिए, परिस्थितियां खुद बदल जाएगी। इंतजार कीजिए, एक एक करके अब हर क्षेत्र के तरीके से विश्लेषण शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।